हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोगों ने जीएस का पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब इसी के साथ पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो सबसे पहले हम इसके पूरी डिटेल पढ़ लेंगे इसके बारे में कि क्या ध्वनि तरंग होती क्या है, क्या कैसे क्या होता है। उसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने कई तो कुछ जो हमारे क्वेश्चन हैं तो उनकी पीडीएफ मैंने कई तो बना ली है, लेकिन कई क्वेश्चनों की पीडीएफ जो कि मतलब काफ़ी बड़ा मैटर था तो वो मैं आपको बोल बोल के समझा दूंगा। उसके साथ ही जो अगर छोटी है तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो मैं उससे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो ध्वनि तरंग कहाँ से, पहला क्वेश्चन है जो आज का, ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कई बार क्या होता है, ये बोल देते हैं कि कहाँ से गुजर सकती है, तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया नहीं गुजर सकती है, ठीक है। तो फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंग के टाइप कितने हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि तरंग क्या होती हैं, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जिन यांत्रिक तरंगों को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, क्वेश्चन में आ जाता है ध्वनि तरंग कितने हर्ट्ज तक होती हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये हाँ, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है, उन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये टाइप होते हैं कि 20 हर्ट्ज की कौन सी बोलती हैं, कि किस ध्वनि को 20 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, कि उससे ज़्यादा की सुन सकते हैं, कि 2000 हर्ट्ज की सुन सकती है। तो ये हम अब नेक्स्ट उस पेज पे चलेंगे। जाते हैं हम ध्वनि तरंग के टाइप। सबसे होता है अवश्रव्य तरंग या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स। ये ध्वनि तरंग के टाइप हैं। जो तरंगें 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है ना, उन्हें हम अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ये हमारा कान नहीं सुन सकता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार तरंगों के बहुत बड़े आकार स्रोतों को उत्पन्न किया जा सकते हो। तो बस इसमें मेन क्या है कि अब पूछ लेगा अवश्रव तरंगें कौन सी होती हैं, जो 20 हर्ट्ज के नीचे की होती हैं, इन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता, ठीक है ना। ये अवश्रव इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। इसके साथ दूसरा एक होती है श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगों में क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं वो कौन सी होती हैं, श्रव्य तरंगें। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, जो मानव के यूज़ में आता है, ठीक है। जो मानवों के यूज़ आता है वो कौन सी होती हैं, श्रव्य तरंगें, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती हैं, ठीक है। अब लास्ट आती है पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं उन्हें, अल्ट्रासोनिक। सबसे क्वेश्चन इन दोनों में से बनते हैं। पराश्रव्य कौन सी हो, जो 20,000 से ऊपर की होती है, उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। ये किसमें, मनुष्य कानों में ये बिल्कुल नहीं सुन सकते। ये जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली, चमगादड़, ये जानवरों की यूज़ में आती है, ठीक है ना। तो याद रखना, श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, वो 20 हर्ट्ज से ऊपर की और 2000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, ये दोनों, ठीक है। और पराश्रव्य कौन सी होती हैं, जो 2000 हर्ट्ज के ऊपर की होती हैं। चलिए फिर आज के हम पराश्रव्य तरंगों के उपयोग बता देते हैं। संकेत भेजने के लिए यूज़ किया जाता है पराश्रव्य तरंगें, समुद्री गहराई नापने के लिए, और कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों में, ठीक है ना, इसमें यूज़ किया जाता है। तो पराश्रव्य कौन सी होती है, जो 2000 हर्ट्ज के ऊपर की होती है, ये होती है पराश्रव्य, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आज के हम चलते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने बताया तो ही नहीं उसका आंसर। ये ध्वनि तरंगें कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, तो ध्वनि तरंग ठोस से होकर, वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं, ठीक है। इसका आंसर ये। फिर चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसी के साथ मैंने कुछ तो लिख लिए हैं, कुछ की मैंने पीडीएफ बना के डाल दी है, और थोड़े बहुत जो बचेंगे उनको मैं, जैसे अभी मैंने 20-25 करीब में डाले, करीब मिनिमम कम से कम 70 या 72 थे, तो मैंने कई क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें बार बार रिपीट करवाता रहूँगा, 20-20, 25-25 करके, ठीक है।
तो सबसे पहला कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कोयम्बटूर में। तंबाकू कहाँ पर है, राजमुंदरी में। और चीनी का कहाँ पर है, कानपुर में है। और डेयरी कहाँ पर है, डेयरी का है करनाल में। चमड़े का कहाँ है, चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सबसे इम्पोर्टेंट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। मौसम विज्ञान, नई दिल्ली में। जो जो मैं इम्पोर्टेंट है मैं उन पर टिक लगाता जा रहा हूँ। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। ठीक है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। ये तो सबको ही पता है, कपड़े ज़्यादातर कहाँ बनते हैं, सूरत में, अहमदाबाद, राजस्थान, वो गुजरात में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में। ये मैंने कुछ अभी तो 20 या 25 के बीच के हैं। ये मैंने करीबन इसमें मैक्सिमम होंगे 70 की अबव है। तो मैं हर क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें हर बार में 20-25 करवाता रहूँगा, रिपीट करवाता रहूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह याद आएगा। अब जो मैंने एक बार पढ़ के बताया, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा एक एक याद कीजिए, कॉपी पे लिखिए। और लिखने से अच्छा और कुछ नहीं है, कितनी बार लिखेंगे आप उतनी बार याद, क्योंकि मुझे तो याद था तो मैंने बता दिया जल्दी जल्दी। तो इसलिए आप लिखें, प्रैक्टिस करें, और लिखने से चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं उसका सबसे पहले कैसे बता दूं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। जैसे अब हम लोगों ने देखा हुआ है, कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है कि जैसे मानो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये यहाँ पे वो इंसान उतरा हुआ है, तो हम लोगों ने देखा ना उसको काला काला ये सब कुछ दिखता। ये सारी पृथ्वी ऊपर से कैसी दिखेगी, काली काली, ठीक है ना, उस टाइप का होता। तो सबसे पहले हम अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष के जो भी जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं। सबसे पहला, अंतरिक्ष में जाने वाला इंसान कौन था। सबसे पहला इंसान, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। सर्वप्रथम अंतरिक्ष उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन सी थी, लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, राकेश शर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट है। चांद पर कदम रखने वाला पहला, नील आर्मस्ट्रांग, ये तो सबको ही पता है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश, अमेरिका है। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम, अमेरिका है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा, लूना 10। मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा, वाइकिंग 1। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है, ईगल। और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला लूना 10 था, ठीक है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला अपोलो 11 था। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम स्पेस शटल, कोलंबिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्री, कार्ल ही एनिच। सबसे कम में गेरेमान तितोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम टीचर, शेरन क्रिस्टा मैकोलिफ, अमेरिका के थे जो कि। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन थी, सैली राइड। अंतरिक्ष के विचरण करने वाली प्रथम महिला, ये नहीं इम्पोर्टेंट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला कौन थी, भारतीय कल्पना चावला, जो कि भारतीय मूल की थी, बस इनका जन्म कहाँ था, अमेरिका में होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग इनका क्या करें, इनको पॉज करें, अच्छी तरीके से याद करें एक बार। अब मैं क्या नहीं अच्छी तरह याद करवाऊँगा तो आधा घंटा तो वीडियो में इसी में लग जाएगा। इसलिए आप एक पेपर लें, पेन लें, कॉलम बनाएं, इधर जो क्वेश्चन है वो लिखें, इधर इसके आंसर लिखें, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ना करें, ये दिन में 2 बार कर लें तो आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है टंगस्टन। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन अल्वा ने।
थॉमस एडिसन अल्वा ने इसका आविष्कार किया था। अब इसके फोटो को ढक देते हैं, जो कि 1878 में किया था। क्वेश्चन 2 बन गए यहाँ से कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, जो थॉमस एडिसन अल्वा ने किया था, 1878 में किया था। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ना, विद्युत बल्ब को ताप दीप्त लैंप या इनकेंडेंस्ड लैंप कहते हैं, इनकेंडेंस्ड लैंप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसका नाम पूछते हैं। यह ताप दीप्त के द्वारा एक प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन तापदीपी इनकेंडेंस कहलाता है। इसमें एक पतला फिलामेंट तार होता है। हाँ, देखा हुआ ना कि बल्ब में एक इस टाइप का फिलामेंट तार होता है, जिसके होकर जब धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट को कांच में बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि तब से फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और इस तरह की क्रिया को फिलामेंट कमजोर न कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, कौन सी होती है, आर्गन गैस। अब इसमें बता दूँ मैं कितने क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला कि किसने इसका वो आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन अल्वा ने। कौन से सन में किया था, 1878 में, सॉरी। और इसको क्या बोलते हैं, इनकेंडेंस्ड लैम्प बोलते हैं। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, 4 गैस। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवा दिया। अब बताइए, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं करीबन पर डे के 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो 15 5 75 हुए कि ना हुए कि नहीं हुए। इसी टाइप से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, 15 क्वेश्चन पर डे। एक क्वेश्चन में से मैंने एवरेज भी 5 मान लिया, तो 75 तो हो ही रहे ना। 75 हो रहे हैं, तो सोच लें कि मैं कितने क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। इसलिए आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत है कि बस इस वीडियो को 2 बार देख लो। और जो बात, जैसे कई टॉपिक होता है कि ये तो एक बार में याद हो गया, जैसे पीछे इंडेक्स था वो एक बार में याद नहीं होता, तो उसको 2 बार बस लिख के देख लें, हो जाएगा आपका। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खून की कमी से को निम्न में से कौन दर्शाता है। खून की कमी को निम्न में से कौन दर्शाता है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, खून की कमी को प्लाज्मा दर्शाता है, नहीं दर्शाता। आयरन दर्शाता है, आयरन नहीं, आयरन की कमी से खून की कमी होती है, तो क्या दर्शाता है, हीमोग्लोबिन। खून की कमी को हीमोग्लोबिन दर्शाता है। जैसे हम रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, बोलता है ना, बस वही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड एक तरल पदार्थ है जिसके 2 भाग होते हैं, द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस भाग कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, जिन्हें विषाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब रुधिर का कार्य क्या होता है, फुस्फुसियों से शरीर में विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन ले आना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फुस्फुस तक वापस लाना। ठीक है, शरीर के चयापचय या अन्य अंत्य पदार्थ के को वृक्क में पहुंचाना और वृक्क के बाहर विसर्जित करना। पोषक पदार्थ में औषधि, विटामिन आदि शरीर के सब भागों में पहुंचाना। शरीर में लवण और क्षार का संतुलन बनाना। ठीक है, ये इतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, लाल रक्त कोशिकाएं। हाँ, लाल रक्त कोशिकाएं पढ़ लेते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं लाल रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन का इनका रंग लाल हो जाता है और 7.2 इनका वो रहता है, परिधि रहती है, चिपटी है। इसमें केंद्रक नहीं होता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्रक नहीं होता, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता। पुरुषों की रुधिर मिलीमीटर 5 नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं की केंद्रक नहीं होता। ठीक है, अब इसके श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रुधिर कोशिकाएं पूर्णतः या भिन्न होती हैं। हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनमें केंद्रक होते हैं। इनमें केंद्रक होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं होता। ये आकार में लाल रुधिर कोशिकाओं की बड़ी होती हैं। ये लाल रुधिर कोशिकाओं में श्वेत बड़ी होती है, लाल छोटी होती है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में जीवाणुओं के भक्षण करने की कोशिश वृत्ति होती है। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन किलोमीटर होती है। ये पर मियादी बुखार तपेदिक हो जाने पर इनकी संख्या घट जाती है। जैसे बोलते हैं पीली वीली हो जाता है, तो ये वाली श्वेत रक्त कोशिका ही घट जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं ना बीपी की मशीन, बोलते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन। ईसीजी किस लिए होती है, या हार्ट के लिए होती है। थर्मामीटर किस लिए, फीवर के लिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए, 3। इसका आंसर स्फिग्नोमीटर है। कपास के लिए किस आदर्श मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए किस आदर्श मिट्टी का प्रयोग किया जाता है,
काली मिट्टी का। कपास के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है क्या नहीं होती है। काली मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अगली बार बना दूँ, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी साइज में मेरे से गलती हो गई थी। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों में होता है काली मिट्टी का, वैसे टूटने फटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी को काला रंग टिटेनिफेरस के मैग्नेसाइट एवं जीवांश इस मिट्टी में रेगुर मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तरी जिला में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम में, कोयम्बटूर तथा तिरुवल्ली जिलों में, राजस्थान के बूंदी में एवं सबसे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानें टूटने से होता है। ठीक है। अब इसका यूज़ किस लिए आता है, काली कपास मिट्टी का किस लिए यूज़ किया जाता है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा में। ये क्वेश्चन बनता है बस। ठीक है। और भी मिट्टियों के बारे में तो मैं क्वेश्चन डालूंगा, वैसे वैसे बता दूंगा। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था नहीं, मैंने कहीं भी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए बना दिया इसको। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसको जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। बी.डी. सावरकर को कहा जाता है, बताओ। जी हाँ, बी.डी. सावरकर को कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने तो इन्हें तो संविधान लिखा हुआ था। ठीक है। अब इसके दूसरी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र संग्राम किस साल में बोला जाता है, स्वतंत्र संग्राम किस साल को बोला जाता है, बताइए। 1857 को स्वतंत्रता का संग्राम बोला जाता है, जिस टाइम गांधी जी थे भी नहीं। तो कौन थे, बी.डी. सावरकर साहब। ठीक है। ये क्वेश्चन एक था, लेकिन मैंने उसको 2-3 में डिवाइड कर रखा। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो इनमें 7 में पीडीएफ बना देता, मैं अच्छी तरह बना देता इसकी पीडीएफ, 7 या 8 कॉलम बनती हैं इसकी, बट मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने कहा हाँ, ये क्वेश्चन एक बन चुका है, भारतीय संविधान का सरकार संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देता ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते, मैं इसके संविधान के क्वेश्चन को एक एक हर जैसे भी मेरे को लगेगा जिस पीडीएफ में डालने को, मैं उस पीडीएफ में एक बार क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है ना। इसी के साथ में आगे चलेंगे। निचली जातियों का प्रतिनिधित्व का लक्ष्य किस समझौते में हुआ था, निचली जातियों के प्रतिनिधित्व का लक्ष्य किस समझौते में हुआ था, पूना समझौता, पूना समझौता में हुआ था। ठीक है। पूना समझौता नेहरू और गांधी के साथ हुआ था जब गांधी जी जेल में थे। ठीक है ना। चलिए, विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है सहारा, सहारा रेगिस्तान बोलते हैं ना, सहारा। सबसे बड़ा डेजर्ट भी यही है, रेगिस्तान भी यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, संसार में सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। सुपर है तो इसलिए सुपीरियर झील, सुपीरियर झील मतलब सुपर पानी है तो इसलिए सुपीरियर, मीठे पानी की झील लिए हम सब लोग पी सकते हैं इसको। लाल क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, लाल क्रांति किस से संबंधित है, लाल क्रांति है, सॉरी दलहन से नहीं, मछली। ठीक है ना। चलिए फिर आज की आपकी पीडीएफ कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल दें। चलिए फिर।